मुझे अगली रात की तारीकी में बंद पालकी में बिठा कर नीचे ले जाया गया। बूढ़ा टांबे साथ था। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कभी हो ही नहीं सकता था कि अंग्रेज हमें बख्श देता। मुझे अब इन जंगलियों को लड़ाई के लिए तैयार करना था। मैं कोई जर्नैल नहीं था, ना मुझे फौजी तरीके से जंग लड़ाने की कोई सूझबूझ थी। मेरी समझ में यही आता था कि उन जंगलियों को जगह जगह घात में बिठा दो। मैंने टांबे को तफसील से बताया मैं उसके आदमियों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं उसे फौज, पुलिस और तहजीब व तमद्दुन से दूर फेंका हुआ एक जंगली इंसान समझता था। लेकिन उसने जब बताया कि वो फौज का मुकाबला किस तरह कराएगा तो मैं अपने आप को गंवार और जंगली समझने लगा। मैंने उस पर जाहिर ना होने दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। हम दोनों बहुत देर तक बहस मुबाहिसा करते और स्कीमें बनाते रहे। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि फ़ौज जंगल में किस तरफ से दाखिल होगी। अगर फ़ौज ने हमला किया तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा वाक़या होगा। बूढ़े टांबे ने कहा, मुझे याद है कि मेरे दादा ने मेरे बाप को बताया था कि हम पर अंग्रेज़ों से बहुत पहले एक फ़ौज ने हमला किया था। वो शायद फ्रांसीसियों की फ़ौज थी। बर्मा के पड़ोस में सियाम एक मुल्क है, हिंद चीनी भी है, वहाँ अब भी फ्रांसीसियों की हुकूमत है। मैं उस वक्त छोटा सा था जब दादा मेरे बाप को बता रहा था कि फ़ौज जंगल पर हमला करती है तो किसी एक रास्ते से जंगल में दाखिल नहीं होती, फ़ौज फैल कर आती है। अंग्रेज़ भी अपनी फ़ौज को इसी तरह लाएंगे। उसे रोकने के लिए दादा ने कुछ तरीके बताए थे। मैं वही तरीके इस्तेमाल करूँगा। तुम ये बताओ कि फ़ौज कब तक आ सकती है। उस ज़माने में फ़ौज अभी तक पैदल चलती थी। रिसाले में घोड़े होते थे। मुझे ख़तरा था कि रिसाला आ गया तो शायद मुश्किल पैदा हो जाए। मेरे अंदाजे के मुताबिक फ़ौज को 8-10 दिनों तक आ जाना चाहिए था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरा नज़र आ रहा था वो हवाई जहाज़ों का था। मैंने टांबे को अच्छी तरह समझाया कि फ़ौज कब तक आ सकती है और हवाई जहाज़ क्या कुछ कर सकते हैं। खानू दोस्त, बूढ़े टांबे ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और मुस्कुराकर कहा, तुम जिस्म के मजबूत और बहादुर लगते हो लेकिन अंदर से डरपोक हो। हम लोग लड़ने से ज़्यादा मरना जानते हैं, लेकिन मरने से पहले मेरा एक एक आदमी 10-10 फौजियों को लेकर मरेगा। तुम्हारा अपना अगर कोई मुल्क होता तो तुम्हें यह भी मालूम होता कि अपने वतन की इज्जत अपनी माँ की इज्जत के बराबर होती है। तुम इसलिए डरते हो कि तुम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो। तुम ग़ुलामों के घर पैदा हुए हो। तुम यही समझते हो कि मिट्टी तुम्हें अनाज देती है, बस इसलिए तुम इस ज़मीन की कदर करते हो। अगर तुम आज़ाद ज़मीन पर पैदा हुए होते तो आज तुम यूं डर ना रहे होते और मेरी बातें तुम जल्दी समझ जाते। तुम देखोगे कि मेरी ये आज़ाद कौम अपने दुश्मन को किस तरह मारती और किस तरह मरती है। मैं उस वक्त इस बूढ़े जंगली की बात पूरी तरह समझ नहीं सका था। ये मुझे उस वक्त समझ में आई जब लाखों मुसलमानों ने खून देकर अपना एक वतन बनाया और उसका नाम पाकिस्तान रखा। मेरे लिए आज़ादी और ग़ुलामी फिर भी कोई मायने ना रखती थी। राहज़न और डाकू का कोई वतन नहीं होता, उसे सिर्फ उस इलाके से प्यार होता है जहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शिकार मिलता है। यही हाल मेरा था। मैं खानू पाकिस्तानी नहीं, मैं खानू डाकू था। लेकिन एक खलिश सी दिल में पैदा हुई थी कि ये मेरा वतन है और मैं इस धरती पर कदम रखने के काबिल नहीं। मैं कहानी को उसके रास्ते से हटाकर बहुत दूर ले आया हूँ। यादें गड़बड़ हो जाती हैं, फिर पता नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपनी यादों से लड़ झगड़ कर फिर बूढ़े टांबे के पास बरसों पीछे पहुँच जाता हूँ। टांबे ने 2 टटू मंगवाए और मुझे उस तरफ ले चला जिधर से खुला और बड़ा रास्ता जंगल में दाखिल होता था। वहां पहुंचते पहुंचते 2-3 घंटे लग गए। मैं दाएं बाएं देखता जा रहा था। दरख्तों और जंगली पौधों से लदी हुई चट्टानें बेशुमार थी। ये तीरंदाज और बर्छियां फेंकने वालों के लिए निहायत मौजू और कारआमद थी। वहां से टांबे मुझे एक और तरफ ले गया। शाम तक हमने जंगल का कुछ इलाका देख लिया। रात को टांबे ने मुझे अपने पास रखा। उसने जब बताया कि वो फौज का मुकाबला किस तरह करेगा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी अकल मारी गई हो। कल से मैं फौज की तबाही और मौत का इंतजाम शुरू करवा दूंगा। टांबे ने कहा, तुम सिर्फ तीर अंदाजों की बातें करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा इंतजाम क्या होगा। फौज उड़कर नहीं आएगी, उसे इन्हीं चट्टानों और पहाड़ों के दरमियान से गुजर कर अंदर आना है। मैं जगह जगह चौड़े और गहरे गड्ढे खुदवाऊंगा। उनके ऊपर सरकंडे डालकर ऊपर मिट्टी और घास फेंक दी जाएगी। गड्ढे की तह में नोकीले बांस गाड़ दिए जाएंगे। तुमने हमारी औरतों को तो देखा है, ये बगैर कपड़ों के भी हैं और इनकी खूबसूरती भी तुमने देखी है। ये फौजियों के सामने होकर उन्हें अपने पीछे पीछे चलाती उन जगहों तक ले जाएंगी जहां उनकी मौत का पूरा इंतजाम तैयार होगा। घने दरख्तों में भी हमारे आदमी छुपे हुए होंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मेरे आदमी बंदरों की तरह कूदते फलांगते पहुंचेंगे। एक जरूरी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आई, मैंने ये इंतजाम भी कर दिया है। मैंने 2 आदमी उस इलाके के देहाती लिबास में उस तरफ भेज दिए हैं जिधर से फौज के आने की तवक्को है। उन्हें कोई नहीं पहचान सकेगा कि ये मेरे कबीले के जंगली लोग हैं। ये हमें फौज की आमद की इत्तला वक्त से बहुत पहले दे देंगे।
अगर वो पकड़े गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऊंची चोटियों और दरख्तों पर आदमी चढ़ा दिए हैं, वहां से उन्हें दूर दूर तक का इलाका नजर आता है, वो हमें इशारा दे देंगे। कल सुबह से फंदे बिछाने और घात लगाने के इंतजामात शुरू कर दिए जाएंगे। तुम मेरे साथ होगे, मैं तुम्हें यकीन से बताता हूँ कि फौज अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं निकल सकेगी। मुकद्दस टांबे, दिफाई इंतजामात पर बातें हो चुकने के बाद मैंने टांबे से पूछा, तुम नूर को अपने किसी खास असर में लेकर यहाँ लाए थे, क्या अब भी उस पर वो असर है? नहीं, तांबे ने जवाब दिया, उससे वो असर कभी का उतर चुका। तुम उस दुनिया के आदमी हो जो लिबास पहनती है और अपने ऊपर इल्म और दौलत का नकाब डाल लेती है। तुम मेरी बातें सुनकर दिल में यह कहोगे कि यह बूढ़ा जंगली है और बेबुनियाद बातें करता है। नूर हमारी देवी है, देवी पर हम अपना कोई असर नहीं डाल सकते, लेकिन हमारे बुजुर्गों के वक्तों से एक हिसार चला आ रहा है जो उस जगह के गिरदा गिर्द है जहां हमारी पोनांग देवी रहती है। उस हिसार के अंदर हमारी देवी पर कोई आफत और मुसीबत नहीं आ सकती। अगर कोई बाहर का मर्द किसी तरह हमारी देवी तक पहुंच जाए और उसे एक खूबसूरत औरत समझकर उसके करीब जाए तो उस आदमी के जज्बात उस बर्फ की मानिंद हो जाएंगे जो इन पहाड़ों की चोटियों पर गिरती है। देवी का बेलिबास जिस्म भी उस आदमी के जिस्म में जरा सी भी गर्मी पैदा नहीं करेगा। अगर देवी उसे अपने पास रखना चाहेगी तो भी वो आदमी बर्फ की मानिंद सर्द रहेगा। आखिर वो अपने आप को मार लेगा या वहां से भाग जाएगा। बूढ़े टांबे की यह बात सुनकर मैं सोचों में खो गया। मैं समझता था कि मैंने नूर के साथ बहुत ऊंचे इखलाक का मुजाहरा किया है, लेकिन तांबे कहता था कि ये उसके बुजुर्गों का कोई ख़ास असर है। मैं उस जादू के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मुझे उसके खराटे सुनाई देने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरी भी आंख लग गई। बूढ़े टांबे ने मुझे उस वक्त जगा दिया जब अभी शहर की तारीकी गहरी थी। मुझे ख़ास किस्म के ढोल और नकारे बजने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। खाने पीने से फारिग होकर जब हम बाहर निकले तो जंगलियों को भागते दौड़ते देखा। तांबे ने मुझे बताया कि यह जंगल कई मीलों पर फैला हुआ है। इन नकारों की आवाज़ सारे जंगल में नहीं पहुंच सकती, लेकिन जहां तक ये आवाज़ पहुंचती है वहां से ऐसी आवाज़ उठती है जो जंगल के दूसरे सिरे तक पहुंचाई जाती है। ये आवाज़ जो तुम्हें बेढब और भद्दी लगती होगी, ये मेरे उन आदमियों को भी उठा लाएगी जो मर चुके हैं। जो मर चुके हैं? मैंने पूछा। हाँ, तांबे ने जवाब दिया, जो मर चुके हैं उनकी रूहें हमारी मदद को आएंगी। मैंने तांबे से मजीद कुछ ना पूछा। ये उन लोगों के तोहमात थे, मैं इनकी गहराई में नहीं जाना चाहता था। दोपहर तक तीर कमानों और बर्छियों से मुसल्लह हजारों जंगली जमा हो गए। जो दूर थे वो चले आ रहे थे। तांबे का झोंपड़ा बुलंदी पर था। वो मुझे साथ लेकर बाहर निकला। उन जंगलियों को मालूम था कि उन्हें किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए बुलाया गया है, इसलिए वो अजीबो गरीब हुलिये बना बना कर आए थे। उन्होंने अपने जिस्मों पर रंग बिरंगी लकीरें डाल रखी थी। उनके सरों के गिर्द रस्सियां लिपटी हुई थी जिनमें उन्होंने परिंदों के पर, दरख्तों के पत्ते और फूल उड़स रखे थे। उन्होंने कई रंगों की लकीरों से अपने चेहरों को भी सजा रखा था। हर एक के हाथ में एक एक बर्छी थी। कमाने और तरकशें भी हर एक के पास थी। बुलंदी से ये लोग ऐसे लगते थे जैसे ये बर्छियों और रंगारंग फूलों का जंगल हो। मैंने उनमें औरतें भी देखी। जब टांबे मुझे साथ लेकर अपने झोंपड़े से बाहर आया तो किसी आदमी ने बड़ी बुलंद आवाज से कोई नारा लगाया। जंगलियों का हजूम, जिसमें चिमगादड़ों की तरह शोर गुल बर्पा कर रखा था, यूं चुप हो गया जैसे वहां एक भी इंसान मौजूद ना हो। मैं तांबे के साथ खड़ा था। जंगलियों का हजूम, जो बिल्कुल चुप हो गया था, झुक गया। तांबे ने अपने दोनों बाजू बुलंद किए और बड़ी बुलंद आवाज में सिर्फ एक लफ्ज कहा। तमाम जंगली सीधे हो गए और उन्होंने बर्छियां ऊपर करके यही लफ्ज 3 मरतबा नारे की तरह कहा। तांबे ने बाजू लहरा लहरा कर मुख्तसर सी तकरीर की, जिसके दौरान हजूम पर सन्नाटा तारी रहा। 2-2, 3-3 जंगली अभी तक चले आ रहे थे। तांबे की तकरीर खत्म हुई तो इन जंगलियों ने चिल्ला चिल्ला कर नावे लगाए। वो बर्छियां और बाजू ऊपर करते और उछलते कूदते। उनकी इन हरकतों और नारों की गरज से उनके गुस्से का अंदाजा होता था। तुम फौज और पुलिस की दुनिया के आदमी हो, बूढ़े टांबे ने मुझे कहा। क्या ये लोग फौज को भगा नहीं देंगे? इनका गुस्सा देख रहे हो? गुस्सीले नारों से कभी कोई फौज नहीं भागी, मैंने कहा। कौन ठहरेगा और कौन भागेगा ये पहली गोली बता देगी। तुम हमारी जबान नहीं समझते, तांबे ने कहा। मैंने इन्हें जो अल्फाज कहे हैं ये हर रोज नहीं कहे जाते, ये सदियों में कभी एक बार कहे जाते हैं। ये मेरे दादा के वक्तों में उस वक्त कहे गए थे जब फ्रांसीसी फौज ने हमारे इस खित्ते पर हमला किया था। ये अल्फाज क्या थे जो तुमने कहे हैं? निहायत मामूली, तांबे ने कहा। मैंने इन्हें कहा है कि तुम्हारी माँ यानी तुम्हारी ये ज़मीन एक दुश्मन के कदमों से नापाक होने वाली है। इस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और अपना सीना चीर कर तुम्हें अनाज दिया और अपना जिगर चीर कर तुम्हें पानी दिया है। फिर मैंने उन्हें कहा है कि तुम्हारी पोनांग देवी की इज्जत खतरे में है। पोनांग देवी तुम्हारी ज़मीन की माँ है। जब तक तुम इस दुश्मन को ख़त्म नहीं कर लोगे, तुम पर तुम्हारी बीवियाँ हराम हैं।
तुम अपने बच्चों के बाप नहीं कहला सकते। तुम्हारे साथ उनकी रूहें होंगी जो अपनी धरती माँ की इज्जत पर मर गए थे। बस मैंने इन्हें इतना ही कहा था। इन अल्फाज को ये देवी देवताओं का हुक्म समझते हैं। ये हमारे मजहब और हमारे अकीदों का हिस्सा है। अब ये लोग अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे, ये अब अपने घरों को जाएंगे ही नहीं। रात को ये नाचेंगे और गाएंगे। इनके नाच गाने जंगी होंगे। इनमें ऐसे भी हैं जिनकी आपस में दुश्मनी होगी, लेकिन आज उन्होंने आपस की दुश्मनियां ख़त्म कर दी हैं। मैं खामोश खड़ा उन जंगलियों को देख रहा था जो मेरे नीचे घने जंगल की तरह खड़े हिलजुल रहे थे। वो तोहम परस्त जंगली थे, लेकिन मुझसे तो अच्छे थे। मैं गुलाम था, अंग्रेज़ों का नहीं, अपना। मैं अपना गुलाम था। शायद मैं शैतान का गुलाम था, मालूम नहीं मैं किसका गुलाम था, मगर मैं आज़ाद नहीं था। मेरा सर घूमा और नज़रें दो पहाड़ियों की उन चोटियों के दरमियान जा रुकी जहां नूर रहती थी। एक सवाल मुझे परेशान करने लगा, क्या कोई फौजी नूर तक पहुंच जाएगा? बूढ़ा टांबे कहता था कि वहां तक कोई अजनबी नहीं पहुंच सकता, और जो पोनांग देवी की मर्जी के खिलाफ वहां पहुंचेगा उसके जिस्म की ताकत खत्म हो जाएगी। वो चलती फिरती लाश बन जाएगा और उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आएगा। नीचे जंगल के जंगजू हुक्म के इंतजार में बेचैन हो रहे थे। तांबे ने मुझे कहा कि चलो अपना काम शुरू करें। हम दोनों नीचे उतर गए। हम दोनों टट्टुओं पर सवार थे। टांबे ने अपने 2 आदमियों को कई पार्टियों में तकसीम करके उनके कमांडर मुकर्रर कर दिए थे। उनमें से चंद एक पार्टियां हमारे साथ आ रही थी। टट्टुओं की रफ्तार तेज थी, जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी। हमें सारे जंगल में घूमना फिरना था। खड और नदी नाले भी थे। मैंने देखा कि ये जंगली जो नंगे पांव थे, बंदरों की तरह हमारे साथ साथ कूदते फलांगते आ रहे थे। ये तफसीलात बहुत तवील हैं कि हम कहाँ कहाँ गए और क्या क्या इंतजामात किए। मुख्तसर ये कि 6-7 दिन गुजर गए। बहुत सी चट्टानों पर और पहाड़ों की ढलानों पर 8-8, 10-10 तीर अंदाजों को छुपा दिया गया। उनके पास तीरों और फेंकने वाली बर्छियों के ढेर लगा दिए गए। बहुत से तंग रास्तों में गहरे गड्ढे खोदकर और उन पर बारीक बांस रखकर ऊपर मिट्टी और पत्थर बिखेर दिए गए। जंगल के बड़ की किस्म के घने दरख्तों में आदमी बिठा दिए गए। एक पार्टी खूबसूरत और जवान लड़कियों की थी। उन्हें टांबे ने समझा दिया कि उन्हें क्या करना है। मैं इतने दिन टांबे के साथ रहा, ऊपर नूर के पास ना जा सका। 2 मरतबा नूर का एक मुहाफिज मेरी खैरियत पूछने आया था। 8वें-9वें रोज टांबे ने मुझे कहा कि पोनांग देवी की आशीर्वाद लेने के लिए वो ऊपर जाएगा और मुझे भी साथ लेता जाएगा। सूरज अभी तलू नहीं हुआ था। हमें घोड़े या टट्टू के टाप सुनाई दिए। फिर हमें टट्टू नजर आया जो सर पट दौड़ता आ रहा था। उस पर एक जंगली सवार था। वो टट्टू से उतरा और दौड़ता हुआ हमारे सामने आ रुका। उसने 2 जानू होकर टांबे से कुछ कहा। वो बहुत तेज बोल रहा था। फौज जंगल के करीब आ गई है, टांबे ने मुझे बताया। ये बताता है कि फौज लारियों पर आई है। लारियां दूर खड़ी कर दी गई हैं और फौज फैल कर जंगल की तरफ आ रही है। उस जमाने में फौज पैदल सफर करती थी। अगर फौज को कहीं दूर जल्दी पहुंचाना होता तो प्राइवेट लारियां इस्तेमाल की जाती थी। लारियां सप्लाई करने वाले बाकायदा ठेकेदार होते थे। तांबे मुझे कह रहा था कि मैं टट्टू पर सवार हो जाऊं और अपनी जगह संभालूं। मैंने अपने लिए एक ऊंची जगह मुंतखब कर रखी थी। मेरे पास राइफल थी और राउंड भी थे। मैं अभी टांबे की बात सुन रहा था कि फिजा में मुझे हवाई जहाज की गूंज और गरज सुनाई दी। एक हवाई जहाज हमारे ऊपर से गुजर गया। वो थोड़ी दूर आगे गया तो मैंने उसके नीचे वाले पर से 2 छोटे छोटे बम अलग होते और नीचे आते देखे। बम जमीन पर गिरे तो बड़ी जोर के धमाके हुए। एक और हवाई जहाज आ गया। उसने एक और जगह बम गिराए। उनके साथ 2-2 ही बम थे। ये गिराकर दोनों हवाई जहाजों ने मशीन गन फायर करना शुरू कर दी। मैं उस तरफ दौड़ पड़ा जहां मुझे एक ऊंची चट्टान पर छुप कर खड़ा होना था। मैं वहां से हवाई जहाजों पर राइफल से फायर करना चाहता था। हवाई जहाज मशीन गनों से गोलियों का छिड़काव कर रहे थे। मैं जब चट्टान पर चढ़ रहा था तो हवाई जहाज वापस चले गए। फिर मुझे दूर से राइफलों और मशीन गनों की फायरिंग सुनाई देने लगी। ऐसे लगता था जैसे गोलियों के धमाकों और जन्नाटों का तूफान आ रहा हो। अंग्रेज बादशाह इन जंगलियों को बड़ी सख्त सजा दे रहा था। अभी पता नहीं चल रहा था कि हमारे आदमी क्या कर रहे हैं। मुझे खतरा था कि जंगली मशीन गन्नों के फायर के आगे नहीं ठहर सकेंगे। दूसरा खतरा यह था कि फौज तोप खाने की गोलाबारी भी करेगी। मेरे छुपने की जगह बहुत अच्छी थी। बड़े दरख्त भी थे जिनके तनों की ओट मुझे छुपा सकती थी। बोने दरख्त भी थे जिनकी डालियां छाते की तरह नीचे को आई हुई थी, और घास और पौधे इतने ऊंचे थे जिनके पीछे बैठकर मैं फौजियों की नजरों से ओझल रह सकता था। लेकिन वहां छुपकर बैठे रहना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं छुप छुप कर ऊपर ही ऊपर एक तरफ उछल पड़ा। मैं बुलंद होता जा रहा था। मैं एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा जो उस चट्टान के साथ मिली हुई थी। मैं पहाड़ी की ढलान के साथ साथ आगे बढ़ता गया और फायरिंग करीब आती गई। अगर फायरिंग के हिसाब से जंगली मर रहे थे तो उस वक्त तक सबको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे इन कबाइलियों के नारे सुनाई दे रहे थे। मुझे अपने नीचे तंग सी वादी में 15-20 हिंदुस्तानी फौजी नजर आए।
वो एक दूसरे के पीछे आ रहे थे। वो फायर नहीं कर रहे थे। उनके दरमियान एक सूबेदार था। मुझे याद है कि उस जगह कहीं गड्ढा खोदा गया था और सामने वाली पहाड़ी की ढलान पर 10-12 जंगलियों को बिठाया गया था। अचानक अगले 2 सिपाही जमीन में धंस गए। उनके पीछे एक और सिपाही गड्ढे के मुंह पर पहुंच गया। पहले गड्ढा सरकंडों और मिट्टी में छुपा हुआ था, अब गड्ढा नजर आ रहा था। फिर भी तीसरा सिपाही उसमें जा पड़ा। गड्ढा बहुत गहरा था। अपने 3 साथियों को गड्ढे में निकालने के लिए तमाम फौजी गड्ढे के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उन पर तीरों और बर्छियों का मींह बरस पड़ा। उन्हें भागने की मोहलत ना मिली। उनमें शायद 3 या 4 और तीर खाकर गड्ढे में गिर गए। बाकी बाहर गिरे। मैं उन्हें तड़पता हुआ देखता रहा। फिर मैं नीचे उतरने लगा। मैं इधर उधर देखता जा रहा था कि फौजियों की कोई और पार्टी इधर आ रही होगी। मुझे कोई फौजी नजर ना आया और मैं नीचे चला गया। मैंने ये ना देखा कि उनमें कोई जिंदा है या सब मर गए। मैं राइफल का जितना एमुनिशन अपने पास रख सकता था वो मैंने उनके पाउचों से निकाल लिया। सूबेदार को मैंने खास तौर पर देखा। वो मर गया था। उसके पास रिवॉल्वर था। मैंने उसका रिवॉल्वर और गोलियों का पाउच उतार लिया। जंगली मुझे पहचानते थे। वो नीचे ना आए। मुझे ख्याल आया कि एक ना एक दिन मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे सारी उम्र इस जंगल में तो नहीं गुजारनी थी। बाहर जाकर मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। मैंने उन तमाम फौजियों की जेबों की तलाशियाँ ली। हर एक से मुझे कुछ ना कुछ रकम मिल गई। 3 की उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ थीं। मैंने वो भी उतार ली और मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा। मैंने उन जंगलियों का सिर्फ यही एक फंदा अपना काम करते हुए देखा। मुझे इत्मीनान हो गया कि फौज इन लोगों को इतनी आसानी से ज़ेर नहीं कर सकेगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि जंगल के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। मुझसे थोड़ी दूर दूसरी तरफ राइफलों और मशीन गन्नों की फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। जहां मैं था वहां फायरिंग तकरीबन बंद हो चुकी थी। मैं कुछ और ऊपर चला गया ताकि दूसरी तरफ भी देख सकूं। पहाड़ी की ढलान के साथ साथ घूमकर मैं जब थोड़ा और ऊपर गया तो मुझे दूसरी तरफ का इलाका नजर आने लगा। उधर भी 2 पहाड़ियों के दरमियान तंग सी वादी थी। 5-6 फौजी राइफलें ताने हुए चले जा रहे थे। मुझे मालूम था कि यहाँ भी घात का इंतजाम है, लेकिन वो बड़ी बेफिक्री से चले जा रहे थे। झाड़ियों के पीछे से 3-4 जंगली लड़कियां उठी। फौजियों ने उन्हें देखा तो वो रुक गए। लड़कियों ने भागने या दौड़ने के बजाय उन्हें कुछ फाहिश किस्म के इशारे किए और अपनी तरफ बुला लिया। औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन मर्द जब फौजी बन जाता है और उसे कैंपों और जंगलों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है तो औरत उसकी ऐसी कमजोरी बन जाती है कि एक औरत की खातिर वो अपने हथियार से भी दस्तबरदार हो जाता है। फौजी इकट्ठे होकर उन लड़कियों की तरफ आए। वहां पौधे और घास बहुत ही घनी और ऊंची थी। जब फौजी लड़कियों के करीब पहुंचे तो दाएं बाएं से 10-12 जंगली उठे। वो इस खूबी से छुपे हुए थे कि मैं बुलंदी से भी उन्हें देख नहीं सका था। वो भूखे भेड़ियों की तरह अंग्रेजों के इन देसी फौजियों पर टूट पड़े। पेशतर इसके कि वो कुछ समझ पाते उन पर क्या आफत टूट पड़ी है। जंगलियों की बर्छियां उनके जिस्मों को छलनी कर चुकी थी। जंगलियों ने उनकी लाशों को घसीट कर वहीं छुपा दिया जहां वो खुद छुपे हुए थे। जंगली लड़कियों ने उनकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। दिन गुजरता जा रहा था। फायरिंग बढ़ती जा रही थी। इतने में दोनों हवाई जहाज फिर आ गए। मैंने राइफल सीधी कर ली कि जहाज गोते में मेरे करीब से गुजरे तो मैं उन पर फायर करूं, लेकिन वो आगे निकल गए और उन्होंने 2-2 बम गिराए। 4 धमाके सुनाई दिए। उसके बाद हवाई जहाज़ों की मशीन गन्नें सारे जंगल पर फायर करती रहीं। बमों का धुआं ऊपर उठ रहा था। जंग लड़ी जा रही थी और मैं कई जगह बदल चुका था। अब फायरिंग बहुत कम हो गई थी। जंगलियों की खसूसी चीखें सुनाई दे रही थी। इन चीखों से वो अपने साथियों को बताते थे कि हम जिंदा हैं और लड़ रहे हैं। ये एक किस्म की फातिहाना और जोशीली ललकार थी। मुझे सिर्फ 2 फंदों की कामयाबी देखकर यकीन हो रहा था कि टांबे ने सच कहा था कि फौजी जंगल में आ जाएंगे, जा नहीं सकेंगे। मैं अब एक और पहाड़ी की ढलान पर खड़ा था। मेरे नीचे 2 चट्टानों के दरमियान तंग सा रास्ता था जो दरअसल बाकायदा नहीं था। वहाँ बड़े बड़े पत्थर भी थे, बोने दरख्त भी थे और चौड़े पत्तों वाले पौधे खासे ज्यादा थे। वहाँ मैंने इन जंगलियों की दलेरी का एक मुजाहिरा देखा। 15-16 हिंदुस्तानी फौजी एक दूसरे के पीछे चले आ रहे थे। उनके दरमियान खासा फासला था क्योंकि वहाँ बड़े पत्थर और झाड़ पात खासी ज्यादा थी। वो शायद एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। मैंने एक जंगली को देखा जो करीब ही कहीं से उठा। उसने सबसे पीछे वाले फौजी को पीछे से इस तरह जकड़ लिया कि एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और बाजू ऐसा दबाया कि फौजी का मुंह खुल गया। 2 और जंगली निकले। उन्होंने इस फौजी की टांगें पकड़ी और घसीट कर पीछे ले गए। उसके साथियों को महसूस तक न हुआ कि उनका एक साथी कम हो गया हो। उनका ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी हंसी निकल गई। मैं छुप छुप कर नीचे चला गया। मेरे नीचे पहुंचने तक वो एक और फौजी को इसी तरह पकड़कर अपने कब्जे में ले चुके थे। वो आखिरी फौजी पर झपटते थे। आगे रास्ता और दुश्वार हो गया था और जंगल और ज्यादा घना।
मैं जब नीचे पहुंचा तो ये जंगली एक और फौजी को घसीट कर ला रहे थे। ये तीसरा था। उस जमाने में फौजी खाकी कुल्ले पर खाकी पगड़ी बांधते थे। उस फौजी की पगड़ी कहीं रास्ते में गिर पड़ी थी। मुझे यकीन था कि पहले दोनों फौजियों को वो जान से मार चुके हैं। इस तीसरे को वो ला रहे थे तो मैं पहुंच गया। इसे भी उन जंगलियों के हाथों मरना था, लेकिन मेरे दिल में आई कि इसके मरने से पहले इसके साथ कुछ बातें करूं और उसे मैं अपने हाथ से ख़त्म करूं। मैंने जंगलियों को इशारा किया कि इसे मेरे पास ले आओ। वो उसे घसीट कर ला रहे थे। उन्होंने उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैंने जंगलियों को इशारा किया कि वो जाएं और अपना काम करें। उस फौजी को मैंने अपने सामने बिठा लिया ताकि कोई हमें देख ना सके। खानू? उस फौजी ने मेरे मुंह की तरफ देखकर बड़ी हैरत से पूछा। तुम खानू हो? मोहम्मद खान, तुम्हारे बाप का नाम फजलू है। उसने मेरे गांव का नाम भी लिया और बोला, मैं जानता हूं तुम पुलिस के भगोड़े हो। मैंने इस फौजी को बड़े गौर से देखा, लेकिन इतने गौर से देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ मेरे गांव का ही नहीं बल्कि मेरा बचपन का दोस्त था। उसका नाम अकरम था और हम उसे अक्कू कहा करते थे। उसका मुझे इस जंगल में और इन हालात में मिल जाना कोई मौजज़ा या कोई अजीब वाक़या नहीं था। आजकल भी फ़ौज में ज़िला जेहलम और रावलपिंडी के लोग ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की फ़ौज में आधी से ज़्यादा नफरी इन्हीं 2 ज़िलों की थी। उस ज़माने में हिंदुस्तान की हर छावनी में पोठोहारियों का मिल जाना अजीब बात नहीं थी। हाँ अक्कू, मैंने हंसते हुए कहा, मैं हूँ खानू। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं यहाँ मौजूद था, वरना अब तक मौत तुम्हारा जिस्म सर्द कर चुकी होती। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? अक्कू ने मुझसे पूछा। जाने दो यार, मैंने उसे कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है। तुम मुझे मेरे घर की कोई खबर दो। तुम्हारे घर की खबर? अक्कू ने आह भर कर कहा और चुप हो गया। फिर उसका सर झुक गया। मैं उसे देखता रहा और मैं समझ गया कि मेरे घर की खबर अच्छी नहीं, वरना मेरा ये दोस्त यूं चुप होकर सर न झुका लेता। अक्कू, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर सर को हिलाते हुए कहा, जैसी कैसी भी खबर है मुझे सुना दो। उसने सर उठाया और मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सही खबर दे दूं तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास एक और राइफल और एक रिवॉल्वर है और मैं निहत्था हूं। तुम गांव वालों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, यहाँ मुझे गोली मार दोगे। अक्कू, मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रख कर और गरज कर कहा, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो जो कुछ भी है मुझे बता दो।